हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 15। इससे पहले 14 अध्याय तक हम ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं। और ये जो सेशन चल रहा है ये एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे या इस बुक को पढ़ रहे होंगे, दोनों सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप लोग अगर नए होंगे तो उसको आप प्ले लिस्ट में अलग बना दिया हो, जिसमें लिखा हूँ बीपीएससी भारत का भूगोल। ठीक है, वहाँ से जाइएगा तो सारा वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर पूरे वीडियो को देख लीजिएगा चैप्टर वाइज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिख गया होगा। ठीक है, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है भारतीय परिवहन। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जिस भी साधन से हम जाते हैं उसको बोलेंगे परिवहन। ठीक है, और संचार मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। जिस तरह से हमें खबरें मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक तरह से संचार कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ लिखा गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहला जाता है। ठीक है, परिवहन देखेंगे तो यहाँ लिखा है परिवहन एवं संचार। परिवहन, संचार एवं व्यापार, ये तीनों जो है एक दूसरे का पूरक है। इसका मतलब क्या होता है, ये सब एक दूसरे से डिपेंडेड है। जैसे जहाँ परिवहन बढ़िया होगा वहाँ कम्युनिकेट करने की अगर सुविधा बढ़िया होगी तो वहाँ व्यापार भी फले फूलेगा ज़्यादा, मतलब व्यापार भी बढ़िया से होगा। तो ये सब एक जगह एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक और मान के चलिए जहाँ व्यापार ज़्यादा बेहतर है, इसका मतलब है कि वहाँ परिवहन ठीक होगा, वहाँ संचार यानी कम्युनिकेशन की व्यवस्था भी बढ़िया होगी। अब ये कि परिवहन के तीन रास्ते हैं, 3 तरह से परिवहन आप कर सकते हैं। ये तो ज़मीन के रास्ते, ये तो जल के रास्ते और वायु के रास्ते। 3 तरह से होता है, आप सभी को पता है। जो वायु वाला जो रास्ता है यानी हवाई जहाज वाला वो न्यूनतम है, यानी कि नया नया अभी इन्वेंट हुआ है। पुराने ज़माने से अगर देखा जाए तो स्थल और जल मार्ग जो है प्राचीन काल से ही उसका यूज होते आ रहा है। अगर देखा जाए यूज के मामले में तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है सड़कों का, लोगों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 9% जो है वो रेल का यूज किया जाता है। उसके बाद से ये वायु मार्ग का जो है 6%, और उसके बाद से 2% देखेंगे तो ये कुल मार्ग जो है जो अभी तक है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा अगर मार्ग है तो वायु मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग। कौन सी मार्ग सबसे ज़्यादा है, तो सड़क मार्ग सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है रेल मार्ग ज़्यादा है, उसके बाद वायु मार्ग है, उसके बाद से जल मार्ग सबसे कम जल मार्ग है। ठीक है ना, आगे आ जाइए। इस साइड देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग, रेल मार्ग को भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब क्या कि स्थल जो परिवहन है तो रेल मार्ग भी उसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि रेल भी तो स्थल पे ही चलता है ना, ऐसे थोड़ी कि जल में चलता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि सड़क परिवहन जो होता है सबसे पुराना आने जाने का या यातायात का साधन है, सबसे पुराना देखा जाए। क्योंकि सड़क तो आज से नहीं है ना, बहुत पुराने काल से चलते आ रहे हैं, सिंधु सभ्यता से चलते आ रहे हैं ना। सिंधु सभ्यता में तो और भी सड़कें बेहतर थी, समकोण पर एक दूसरे से समकोण पर काटती थी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से थी। यहाँ देखेंगे तो भारत का सड़क जाल विश्व के विशालतम सड़क जालों में से एक है। मतलब भारत में जितनी सड़कें हैं ना वो पूरी दुनिया में देखा जाए तो पूरी दुनिया में से सड़कों के जाल में एक में से आता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़बरदस्त यहाँ पर सड़कें हैं। ज़बरदस्त कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा सड़कें हैं। ठीक है, अब ये सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय का गठन 2009 में हुआ था। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय जो है इसकी गठन सिर्फ याद रखिएगा कब हुआ था, 2009 में इसकी गठन हुआ था। आगे जी, अब यहाँ लिखा है सड़कें 2 प्रकार की, एक तो कच्ची सड़कें, दूसरी पक्की सड़कें। तो ये तो नॉर्मल बातें हैं, इसको तो उतना बताने की जरूरत नहीं है। कच्ची सड़कें गांव वगैरह में होगा और इसकी देखरेख जो है पंचायत और जिला परिषद करेंगे। ठीक है, ब्लॉक वगैरह भी इसकी निगरानी कर सकता है। ब्लॉक मतलब जो आपके एरिया में ब्लॉक वगैरह होगा, खंड होगा, इधर जी। अब यहाँ लिखा पक्की सड़कें। पक्की सड़कें जो है पहली बार इसका 1943 ईस्वी में नागपुर की योजना में शुरू किया गया था पक्की सड़कें बनाने के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 20 वर्षीय एक योजना लाया गया 1961 ईस्वी में पक्की सड़क को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 20 वर्षीय योजना लाएगा। उससे पहली बार नागपुर एक योजना थी। इस योजना के अंतर्गत पक्की सड़कें को चलाया जाना शुरू किया 1943 से। ठीक है, इस साइड है जी नागपुर योजना जो है 1943 वाला। उस योजना के तहत सड़कों का जो वर्गीकरण है यानी सड़कों का वर्गीकरण किया गया किसके आधार पर, किस योजना के तहत। तो देखिए पहली बात तो सड़कों का वर्गीकरण आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय सड़क होगा या राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, राजकीय राजमार्ग होगा, जिला सड़क होगा और ग्रामीण सड़क होगी, ये ठीक है। लेकिन ये किस योजना के तहत इसको बांटा गया, तो याद रखिएगा लिखा हुआ नागपुर योजना के, या नागपुर जो योजना 1943 में हुआ था इसके अनुसार भारतीय सड़कों का निर्माण रख रखाव को 2 से 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो भारतीय सड़कों का रख रखाव के लिए देखने के लिए कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है, इस सड़क की निगरानी करने के लिए, टूटेगा फूटेगा तो कौन बनवाएगा, रिपेयर कौन करेगा, इसका देख रेख कौन करेगा, तो उसको 4 भागों में बांट दिया गया कि कुछ सड़कें जो होगी वो राष्ट्रीय सरकार देखेगी, मतलब केंद्र लेवल पर देखा जाएगा। कुछ सड़कें होगी जो राज्य सरकार देखेगा जिसे राज्य मार्ग कहा जाएगा, और कुछ जिला सड़कें होगी जो जिले के डीएम वगैरह देखेंगे। ठीक है, और
नगर निगम देखेगा, ठीक है। अब उसके बाद ग्रामीण सड़कें, तो गाँव में जिला परिषद वगैरह, पंचायत के लोग, मुखिया वगैरह वहाँ के उनके अंडर में आएगा, वो लोग उसका निगरानी करेंगे। एक एक करके सब क्या आएगा यहाँ देखेंगे तो एक नाम लिखा हुआ है भूपेन हजारिया सेतु, देश का सबसे लंबा नदी सेतु है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा देश का सबसे लंबा नदी सेतु, मतलब नदी पर जो पुल बनाया गया, सेतु मतलब होता है पुल, तो नदी पर बनाया गया पुल दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा जो है नदी सेतु पुल कौन सा है, तो भूपेन हजारिया, ठीक है। कौन सा है, भूपेन हजारिया, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि NH-31 जो है एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पूर्वोत्तर भारत को हम लोग से जोड़ता है। यानी कि यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा जो ये NH-31 है, ये NH-31 यहाँ ज़्यादा जूम करना ब्लर हो जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो रोड गया है ना, ये रोड, ये NH-31 इसको बोलते हैं, नेशनल हाईवे 31, ठीक है। ये एकमात्र रोड है जो इस वाले एरिया को, यानी पूर्वोत्तर भारत को हम लोग से कनेक्टेड जोड़ रहा है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वोत्तर भारत की तरफ में जुड़ने वाली एकमात्र नेशनल हाईवे कौन सी है, तो NH-31 है, ठीक है। हम यहाँ लिख रहा है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, ब्रह्मपुत्र की नदी, लोहित जो नदी है किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इस ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी पर किया जा रहा है एक ब्रिज बनाया जा रहा है। कौन सी ब्रिज बनाया गया, तो वही भूपेन हजारिया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी लोहित नदी पर बनाया गया जो ब्रिज है उसके क्या नाम है, भूपेन हजारिया सेतु, जो देश का सबसे लंबा नदी सेतु है, ठीक है, देश का सबसे लंबा नदी पुल। और इसकी लंबाई देखेंगे तो 9.15 किलोमीटर है, और मील के हिसाब से देखेंगे, माइल के हिसाब से तो 5.69 माइल है, ठीक है। जो लंबा ये भूपेन हजारिया सेतु देश का सबसे लंबा नदी सेतु है। देश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो भूपेन हजारिया, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की जो लोहित नदी है उसी पर बनाया गया है, 9 समथिंग किलोमीटर में है, ठीक है, यानी 9.15 किलोमीटर है, ठीक है। आगे जी यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के हिसाब से देखा जाए तो अभी 4 भागों में जो बांटे हैं लोग, राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग, क्षेत्रीय, जिला वाला, ग्रामीण वाला। तो राष्ट्रीय राजमार्ग को कौन देखरेख करता है, तो केंद्र सरकार द्वारा इसको देखरेख की जाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग को वो राष्ट्रीय मतलब वो राज्यमार्ग, यानी वो सड़कें जो केंद्र सरकार द्वारा उसको बनाई गई है, उसका रक्षा केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, उसकी देखरेख केंद्र सरकार कहेगा, तो उसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहेंगे, ठीक है। अब इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो महामार्ग प्राधिकरण है उसको बोला जाता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका प्रचालन वर्ष जो है 1995 में हुआ था, ठीक है। आगे जी नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है इसका नियंत्रण हम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि CPWD मतलब कि जो केंद्रीय सड़कें है वो उसको कौन देखता है ना, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग देखता है, ठीक है। तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग देखता है, ठीक है। और वही राज्य वाला रहेगा तो राजकीय लोक निर्माण विभाग देखेगा, ठीक है। अब आ जाइए है ना, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में, मतलब कि जो नेशनल हाईवे देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ भैया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश शहर भी बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है ना। हालांकि सबसे क्षेत्रफल के मामला में सबसे बड़ा तो मैं शहर कर रहा हूँ, सॉरी, उत्तर प्रदेश जो राज्य सबसे अच्छा खासा बड़ा राज्य है, और सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। लेकिन यहाँ आबादी के मामला में और एरिया जो है पूरी तरह से रहने योग्य है ना, उस हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान भले बड़ा है क्षेत्रफल के मामले में लेकिन लोग वहाँ कम है। और वही यहाँ देखा जाएगा उत्तर प्रदेश में तो क्षेत्रफल भी ठीक ठाक बड़ा है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कह रहा है कि सड़कों के मामले में राजस्थान है, पहले नंबर पर सबसे आगे उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा जो है महाराष्ट्र और चौथा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आगे जी यहाँ कह रहा है कि नेशनल हाईवे 1 और 2 को दोनों को मिलाकर GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। और इसको मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कई बार। तो GT रोड शेरशाह सूरी द्वारा ही बनाया गया रोड है, और इसको मैं बिहार वाला जो सेशन पढ़ाया था उसमें बिहार का महामैराथन जो चला था उसमें बता चुका हूँ। और आप सभी 15 तारीख को तैयार रहिएगा, आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूँ इतिहास, संपूर्ण इतिहास, उसमें बिहार का इतिहास से, उसमें जो 6th क्लास का इतिहास, 7th क्लास का इतिहास, 8th क्लास का इतिहास, 9th का, 10th का, सारे इतिहास को SCRT का बिहार बोर्ड का जो भी दिया है कंटेंट उस सबको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये बिहार बोर्ड का महामैराथन का सीरीज चल रहा है, आप सभी को पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, जिसमें बिहार का हम लोग भूगोल कर लिए लो, ठीक है। हो सकता है कल मैं बिहार का इतिहास को अपलोड कर दूँ, ठीक है। और बहुत जल्द जो है उसके बाद साइंस कर लिया जाएगा, बिहार का SCRT बुक में जो भी साइंस दिया गया उसको कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर ज्योग्राफी कर लिया जाएगा। जब ये 4 दिन का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, 4 दिन 5 दिन का, फिर करंट अफेयर भी करना, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसे महामैराथन क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट जो मैं बोला हूँ कि महामैराथन क्लास जो रिवीजन 2 करके जो अपलोड किया जाएगा उसमें क्या किया जाएगा, NCERT को देख लीजिए। इससे क्या होगा कि इस SCRT और NCERT दोनों में से कुछ भी नहीं छूटेगा। हम चाहते हैं कि दोनों आपको लिए ज़रूरी है। तो 4 दिन में
इसका महामैराथन देख लिया जाएगा बिहार बोर्ड का, और फिर नेक्स्ट 4 दिन में एनसीईआरटी का देख लिया जाएगा। यानी कि 10 दिनों के अंदर में, यानी 4 दिन ये 4 दिन वो, बीच में 1-2 दिन का गैप किया जाएगा ना। तो 10 दिनों के अंदर में आपका बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों को मैं कंप्लीट करा दूंगा। और तीसरा राउंड जो है, जो कि मैं पूरी ये लिस्ट बना दिया हूँ, आप सभी देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने उसको वीडियो को देखा हुआ है, जिसका टाइम टेबल करके एक थंबनेल लगा होगा, देखिएगा आप भी, अगर नहीं देखे होंगे तो उसमें पूरी डेट बताया हूँ कि कब कब क्या करना है। उसमें जो है मैं बोला था कि करंट अफेयर पहले लाया जाएगा, हालांकि 15 तारीख को मैं हिस्ट्री सोच रहा हूँ लाने के लिए, ठीक है, कि हिस्ट्री बड़ा है, इसको जितना जल्दी पहले ख़त्म कर दूंगा तो मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना, सिलेबस उसका ज़्यादा है, बड़ा है, और काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा उसको बनाने में, इसीलिए सोच रहा हूँ कि उसको पहले कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों पढ़ लिया जाएगा। तीसरे राउंड जो आएगा रिवीजन का, उसमें क्वेश्चन आंसर दोनों का मैं, और दोनों का जो मेन टॉपिक है, मेन जो पॉइंट्स है उसको बता दूंगा। अभी डिटेल समझा रहा हूँ और उसको मेन पॉइंट्स को बता दूंगा। उससे क्या होगा, आपकी तैयारी जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि बहुत तैयारी जो है बहुत शानदार होने वाली है आप लोगों का, ठीक है। और लास्ट में मैं बताया हूँ कि अंतिम समय जब जून आएगा तो जून के समय मैं खुद लाइव आऊँगा, और उस समय क्वेश्चन का डिबेट किया जाएगा, सामने बैठकर डिस्कशन किया जाएगा, है ना। आप सभी जो क्वेश्चन पूछिएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे भी होगा वो क्वेश्चन को डिस्कशन करके सारे डाउट्स को वहाँ पर क्लियर कर लिया जाएगा। जो 1 हफ्ते का समय बचेगा पूरी तरह से हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, और उम्मीद रहेगा कि आप लोग एग्जाम जो है बहुत ही बेहतर जाने वाला है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग फिर यह इस टॉपिक पर। तो जीटी रोड जो है, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसको मैं बताया था आप लोग को बिहार वाले सेशन में, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया रोड है, और एक कलकत्ता से दिल्ली तक जाता है तो इसको NH2 बोला जाता है। और वही दिल्ली से जब पहुंच जाता है अमृतसर, NH1 कहा जाता है, और अमृतसर से श्रीनगर पहुंचता है तो 1 का A कहा जाता है। और श्रीनगर से जब वो चला जाता है पेशावर में तो पाकिस्तान जानता है कि उसका नाम क्या रखेगा, ठीक है। तो उस तरह ये रोड जो है कलकत्ता से शेरशाह सूरी के समय में पेशावर तक बना हुआ था, यानी कि पाकिस्तान तक बना हुआ था। आज़ादी के बाद हालांकि पाकिस्तान भाग गया अपना ज़मीन बंटवारा लेके, तो वो रोड भी थोड़ा सा हिस्सा चला गया उसी में, ठीक है। तो उसका जो जीटी रोड है ना, पूरा जीटी रोड NH2 और NH1 दोनों मिला के है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ चेनानी नासिरी जो है देश का सबसे लंबा सड़क सुरंग है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि देश का सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो चेनानी नासिरी, याद रखिएगा। और ये कहाँ है, ये तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक, इस बात को याद रखिएगा। 2 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया। 286 किलोमीटर जो रोड है ना, उस रोड का नाम है NH44 ना, NH44 पर। तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि चेनानी नासिरी जो सुरंग है किस नेशनल हाईवे बनी है, तो NH44 पर बनी है, जो कि जिसकी लंबाई है 286 किलोमीटर। लेकिन सुरंग की सिर्फ लंबाई देखा जाएगा तो 9.2 किलोमीटर की ये चेनानी नासिरी जो है ये सुरंग है। तो सुरंग की लंबाई है 9.2 और पूरी सड़क की लंबाई है 286 किलोमीटर, ठीक है। और ये सड़क का नाम है NH44 यानी 44। चेनानी नासिरी जो सुरंग है वो जम्मू कश्मीर में है, जो भारत की सबसे लंबी मतलब सड़क सुरंग हो जाती है, ठीक है, सबसे लंबी सड़क सुरंग हो जाती है। आगे जी, इधर है जी, यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 मैं इसको अंडरलाइन किया हूँ इसलिए क्योंकि ये भारत की सबसे लंबा NH है, यानी नेशनल हाईवे कौन सी, तो 7, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है, तो जो बनारसी टू कन्याकुमारी तक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के बनारस से और नीचे आता है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पहुँचता है, जिसका नाम है NH7, ठीक है, जो देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई जो है 2369। और एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे इसकी लंबाई कितनी है, तो 2369 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग पकड़ लीजिएगा। लो इधर आइए, यहाँ लिखा हुआ है कि जो NH1 जो है अमृतसर यानी जालंधर से श्रीनगर तक गया है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया 1A इसको कहा था, यानी 1 तक दिल्ली टू अमृतसर, और अमृतसर के जालंधर से लेकर जम्मू कश्मीर पहुँच जाएगा 1A तक, ठीक है। जो विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग ले श्रीनगर 5325 जो मीटर की ऊंचाई पर, यानी लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा कह रहा है, तो ऊंचा जो सड़क मार्ग वो कौन सा है, तो श्रीनगर वाला जो मार्ग है, तो ये अभी तो लेह लद्दाख वाला मार्ग हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है वो कौन सा है, तो लेह लद्दाख वाला सड़क मार्ग है, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई जो है 5325 यानी कि लगभग 5 किलोमीटर ऊंचा है, ठीक है। आगे जी, इसको NH1D भी कहा गया, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1D भी कहा गया, नेशनल हाईवे 1D, ठीक है। अब नीचे आते हैं, इस साइड में देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जिसकी लंबाई जो अभी बताया कि जो बनारस टू कन्याकुमारी तक गया था 2369 किलोमीटर की लंबी दूरी है, जो कि बनारस यानी उत्तर प्रदेश और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक पहुँचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि अब एक बार इसको देख लेते हैं किन किन रास्तों से ये गुजरा हुआ है, क्योंकि कभी पूछ दे कि ये कितने राज्यों से गुजरा है, तो 7 राज्यों से गुजरा हुआ है। उत्तर प्रदेश ना, उसके बाद से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
कर्नाटक तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो रोड आ रहा है ऐसे बनारस से लेकर ये कहाँ पहुँच रहा है, कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक। तो रास्ते में उसको उत्तर प्रदेश, पहले तो बनारस शुरू हुआ था यानी उत्तर प्रदेश से, फिर बीच में मिल गया मध्य प्रदेश। तो ये तो गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि अगर मैप आप देखे होंगे तो जानते होंगे मध्य प्रदेश बीच बीच में आ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी महाराष्ट्र के भी हिस्से में चला गया, महाराष्ट्र में सट गया। उसके बाद से तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तो एक ही सीध में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ, ठीक है। तो ये तेलंगाना पहले, उसके बाद से आंध्र प्रदेश, ये कन्फर्म है कि उसमें सटेगा। और सबसे लास्ट में जो है तमिलनाडु, ये भी आएगा, क्योंकि कन्याकुमारी तो तमिलनाडु का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा इसमें डाउटेड हमको लग रहा है महाराष्ट्र, आप गड़बड़ कीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र से भी होकर गुजरती है कौन सा, नेशनल हाईवे। 7 राज्यों से गुजरती है, 7 राज्यों को आप पकड़ लीजिएगा। एग्जाम में कुछ भी बीपीएससी कुछ भी मुँह उठा के पूछ देता है, ठीक है। अगला देखिएगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 देखेंगे तो ये मरुस्थलीय साइड में है, राजस्थान वगैरह एरिया में है, जहाँ से ये पठानकोट वगैरह एरिया में जाने के लिए रोड बनी है। ये यहाँ ज़्यादा जरूरी है देखना। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, 47A जो है सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। और ये इसकी मात्र लंबाई जो है 6 किलोमीटर है। और ये है केरल में वेम्बनाड जो झील है उसी के पास में स्थित है, जो कि एक द्वीप है। उस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप नाम है, ठीक है। तो इससे 3-4 क्वेश्चन बन गया। पहली बात की वेम्बनाड झील केरल में, वेलिंगटन द्वीप केरल के पास में, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ जो नेशनल हाईवे वो 47A जो भारत की सबसे छोटी है और इसकी किलोमीटर है 6 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें इस तरह कनेक्टेड करके याद रखिएगा, ताकि चीज़ें जो है आपके दिमाग में छप जाए इस बात को, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़्यादा जो जैसे लगता है ना, आप पढ़ते समय आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आप खुद फील कर पा रहे होंगे कि ये चीज़ें एग्जाम में आने की संभावना बन रही है। इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दिया जाता है, एग्जाम की दृष्टि से हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ है, चाहे तो इसको पढ़ाया जाए तो बहुत लंबा पढ़ाया जा सकता है कि नहीं है। अदर जब फाउंडेशन बैच के लिए मैं शुरू करूँगा उसमें डिटेल से बताऊँगा हर एक चीज़ों को। यहाँ पर देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है भारत में देखा जाएगा तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज ये दिल्ली हो गया, दिल्ली से आएगा यहाँ पर मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, कोलकाता से फिर वापस से पहुँच जाएगा कहाँ पर, ये दिल्ली में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 2 था, ये आई थिंक 8 है, ठीक है। और नेशनल हाईवे और ये होगा 4 और ये 5 होगा। इसको देख लेता हूँ है ना, क्योंकि गलत तो नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। इसका आगे होगा कहीं ना कहीं होगा, एक मैप दिया हुआ था जिस मैप में पूरी तरह से इसको डिटेल में समझाया हुआ, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, वही होना चाहिए, है ना। नेशनल हाईवे नंबर, 1 सेकंड रुक जाइएगा, नहीं मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं मिल रहा तो जो मिला लीजिएगा, होना चाहिए वही, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। दिल्ली से आइएगा तो मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, कोलकाता से फिर वापस से इस रोड से आ जाइए कहाँ पे, दिल्ली में। ये नेशनल हाईवे तो 2 तो ये तो कन्फर्म है, अभी बताया आप लोग को। ये वाला 8 होना चाहिए कन्फर्म, ठीक है। दिल्ली टू मुंबई 8 होगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये नेशनल हाईवे 4 होना चाहिए। और ये वाला जो है यानी चेन्नई टू आपका कोलकाता जो है नेशनल नंबर, ये नेशनल हाईवे NH 5 होना चाहिए, ठीक है, वही होगा। और ये इसमें जानना क्या जरूरी है, ये प्रथम चरण में इसको बनाया गया था, 5846 किलोमीटर की इसकी टोटल जो दूरी है और 6 लेन का ये है, याद रखिएगा। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है, वही मैं बोल रहा था। दिल्ली टू मुंबई जाएंगे ना, तो दिल्ली टू मुंबई जाएंगे तो नेशनल हाईवे 8 होगा, मुंबई टू चेन्नई जाएंगे तो 4 होना चाहिए नेशनल हाईवे, और चेन्नई टू कोलकाता जाएंगे तो नेशनल हाईवे 5 होगा, और कोलकाता फिर वापस दिल्ली जाएंगे तो नेशनल हाईवे 2 होगा, ठीक है। ये चीज़ों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसमें बुक में कहीं ना कहीं तो देना चाहिए, नहीं दिया होगा तो खैर कोई बात नहीं है, वही होगा। आगे जाइए, यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला बता रहा था कि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, और ये आप लोग थंबनेल में अभी देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा तो लिखा हुआ है कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। अब इसको क्या बोलते हैं, देखिए गलियारा मतलब होता है कि ये उत्तर साइड से, मतलब ये नॉर्थ से दक्षिण की तरफ जाने वाले रास्ते, और ये आपको पूरब से पश्चिम की तरफ आने वाले रास्ते, इसको बोलेंगे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है। इसको देखेंगे तो 2 तरह से है, एक उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, और दोनों गलियारों को देखा जाएगा तो 7556 किलोमीटर की दूरी तय करता है लोग, है ना। अब यहाँ देखेंगे तो एक एक करके समझेंगे लोग। उत्तर दक्षिण वाला जो गलियारा है वो जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है, यानी कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक आएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी सड़क सबसे लंबी है, नेशनल हाईवे ना दे, सिर्फ कहते कि निम्न में से कौन सी सड़क जो है सबसे लंबी है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा। याद रखिएगा 4016 किलोमीटर की लंबी, और ये 3600 है, जबकि नेशनल हाईवे जो था वो 2369 किलोमीटर ही था, ठीक है, 69 की 68 था, ठीक है। तो
उतना ही किलोमीटर था। तो ये जो है उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, ठीक है, अब यानी सिंपल समझिए श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये पहुंचता है कौन, उत्तर दक्षिण गलियारा, जिसकी जो टोटल जो दूरी है किलोमीटर में देखा जाए तो 4016 किलोमीटर है। वही पूरब से पश्चिम, पूरब यानी असम के जो क्षेत्र है, असम का जो क्षेत्र सिलचर है, और गुजरात का जो क्षेत्र पोरबंदर है, पोरबंदर जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। तो ये सिलचर से पोरबंदर पहुंच रहे हैं, तो टोटल दूरी तय कर रहे हैं 3640 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। और ये जो रास्ता है इसका नाम है पूरब पश्चिम गलियारा, याद रखिएगा। और यही क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ये जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही VVI, इसको एकदम पूरी तरह से दिमाग में इसको लोड कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आता है, चाहे ऊपर वाला है चाहे ये वाला है, ये क्वेश्चन दोनों को इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोग पकड़ के इसको पढ़ जाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसको VVI कर दे रहा, और ये वाला जो क्वेश्चन है ऊपर वाला इस बार आने की संभावना बन रही है, ठीक है। दोनों को आप लोग पकड़ लीजिएगा। आगे जी, अब यहाँ देखेंगे तो ये जो बना था, ये उत्तर पश्चिम वाला गलियारा बना था। इसका भी एक चीज़ बताना मैं भूल गया, ये दूसरे चरण में बना हुआ था, ठीक है। पहले चरण में बना हुआ था कौन सा, पहले चरण में जो बना हुआ था इस साइड का जो रोड देखिए आप लोग, है ना, ये वाला जो GT रोड था, ग्रैंड ट्रैंगल, ये वाला जो, सॉरी GT रोड बोल रहा हूँ, स्वर्णिम चतुर्भुज वाला जो मार्ग था ये प्रथम चरण वाला, ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज वाला मार्ग जो है प्रथम चरण में, और ये जो बना है ना उत्तर पश्चिम और उत्तर पूरब और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है ये बना दूसरे चरण में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो तीसरे चरण में आएंगे, तो तीसरे चरण में बड़े बड़े बंदरगाहों को बनाया गया, जो भारत में जो है 12 बड़े बड़े बंदरगाह है, ठीक है। मतलब उन बड़े बंदरगाहों को कनेक्शन जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया। अब ये राज्य राजमार्ग, ये राष्ट्रीय राजमार्ग समझ गए। अब राज्य राजमार्ग के बारे में समझते हैं। राज्य राजमार्ग जो होता है ये स्टेट लेवल का, ये देखिए वहाँ CPWD था, यहाँ पर स्टेट जो है यानी कि राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा यानी SPWD द्वारा इसको देखरेख किया जाता है। और ये जो राज्य राजमार्ग जो होता है इसमें क्वेश्चन पूछ क्या सकता है कि राज्य राजमार्ग जो होती है किसको मतलब किस क्षेत्र को किस क्षेत्र जोड़ती है, तो राजधानी से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क को राजकीय राजमार्ग कहा जाएगा। तो याद रखिएगा राजधानी से जिला मुख्यालय जोड़ रहा है, ठीक है, तो उसको राजकीय राजमार्ग बोला जाएगा, ठीक है। आगे जी, अब जिला मुख्यालय देखेंगे तो एक तो पहली बात कि जिला मुख्यालय जो होता है, जिला मुख्यालय मतलब जिला सड़कें जो होती है वो जिला मुख्यालय को जिला से जोड़ेगा। तो राजकीय राजमार्ग क्या था, तो राज्य को जिला मुख्यालय से जोड़ रहा था, और यहाँ जिला मुख्यालय से जिला जुड़ रहा है, ठीक है। जिला मुख्यालय से मतलब पूरे जिले को कनेक्शन जोड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, तो जिला सड़कें उसको कहेंगे। और इसको कौन देखेगा, तो इसका जो दायित्व है जिला परिषद यानी लोक निर्माण विभाग द्वारा ना देखा जाता है, ठीक है। PWD द्वारा इसको देखा जाता है, ठीक है, लोक निर्माण विभाग द्वारा इसको देखा जाता है। अब ये ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण जो सड़कें हैं, एक तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इसको बनाया जाता है, और इसकी रख रखाव जो होता है ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे जी, यहाँ लिखा है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर सड़कों का घनत्व देखा जाएगा तो वो केरल के साइड में आ जाएगा, सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कम घनत्व देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा घनत्व केरल में, सबसे कम जो है जम्मू कश्मीर में। केंद्र शासित के हिसाब से देखा जाएगा तो दिल्ली में हो जाएगा सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व, और सबसे जो कम देखा जाएगा दूसरे नंबर पर अगर देखा जाएगा सबसे ज़्यादा है सड़कों का घनत्व केंद्र शासित में दिल्ली में, और दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़ में, और सबसे ज़्यादा ऐसे राज्य के मामले में केरला है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे कम जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, केंद्र शासित के मामले में, और ऐसे भी जम्मू कश्मीर सबसे कम है। अब यहाँ आएंगे इस साइड में, ऊपर में देखिएगा एक्सप्रेस वे मतलब क्या होता है। एक्सप्रेस वे मतलब कि जहाँ जो बहुत सारी लेन की, जैसे 6 लेन 8 लेन वाली सड़क बनाई गई हो, और यहाँ पर जो रोड मतलब जो गाड़ियाँ चलती है वो तीव्र गति से चलती रहती है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस वे बोलेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है 21 नवंबर 2016 को इसको उद्घाटन किया जा रहा है, और ये एकमात्र ऐसा एक्सप्रेस वे है जिस पर लड़ाकू विमान को लैंडिंग करने के साथ उत्तर प्रदेश जो है एक अनूठा राज्य बन गया। अनूठा मतलब होता है एक अद्भुत राज्य, जो ऐसा राज्य बन गया जो कि सड़क पर लड़ाकू विमान को उतारने के लिए वही रोड बनवा दिया। कौन सा रोड, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। क्वेश्चन पूछेगा कि लड़ाकू विमान को किस सड़क पर उतारने की इजाज़त मिली है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में, ठीक है। आगे जी, भारत का सबसे लंबा केबल सेतु देखेंगे तो सबसे लंबा केबल सेतु देखेंगे तो वो गुजरात के राज्य में भरूच जिले में नर्मदा नदी पर बनी हुई है। तो नर्मदा नदी पर केबल सेतु बना हुआ है, ठीक है। तो केबल सेतु बना हुआ है किस पर, नर्मदा नदी बना हुआ है जो 4 लेन की है, ठीक है, केबल सेतु। आगे जी,
सीमांत सड़कें यानी कि जो बॉर्डर रोड जो होती है उस बॉर्डर रोड को सीमांत सड़क संगठन इसको देखता है, यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको जिम्मेदारी रखता है जो देश की सीमाओं पर इसको बनाया जाता है। अब यहाँ लिखा है कि मेकांग गंगा जो परियोजना है, तो ये मेकांग गंगा सहयोग जो है इसमें 6 देश शामिल है, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। और ये 6 देशों के बीच में एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है जिससे 6 देशों के बीच में कनेक्टिविटी जुड़ल रहा है। तो याद रखिएगा मेकांग गंगा सहयोग जो है भारत, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के बीच में हो रहा है। ठीक है, ये कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तो पहले हिंद चीन के नाम से जाना जाता था, जो कि आप लोग को 9th क्लास के इतिहास में पढ़ाए होंगे। ठीक है, नहीं भी आप लोग भूल गए होंगे तो 15 तारीख का तो ये आ ही रहा है आप लोग का महामैराथन इतिहास का, सारा चीज़ उसमें डिस्कशन हो जाएगा। तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम इसको हिंद चीन कहा जाता है, तो ये तीनों एक ही में हो गया, याद रखिएगा। अब हालांकि अलग अलग हो गया, थाईलैंड भी उसी के पास में और म्यांमार, भारत तो बगल में है दोनों। ठीक है, मतलब भारत के बगल में म्यांमार है। अब आइएगा तो पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा यानी आवागमन सुविधा के लिए, मतलब पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए, अब ये सभी चीज़ों के आवागमन के वगैरह के लिए भी इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। कौन सी? मेकांग गंगा। तो मेकांग गंगा क्या है? तो एक सड़क निर्माण है जो 6 देशों के बीच में है, और वो 6 देशों का नाम डिस्कशन कर लिया हम लोग। अब इसका देखेंगे तो ना जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी ना, 7वीं जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी वो 24 जुलाई 2016 को वियतनाम हुई थी। उस समय की करंट अफेयर के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2016 का। नीचे जी यहाँ देखेंगे तो लिखा है द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी LPG गैस से ईंधन से चलने वाली बस का तिरुवनंतपुरम यानी केरल में शुभारंभ किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये 2016 का है, करंट अफेयर ही है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये बन सकता है इसलिए क्योंकि LPG गैस से, लिक्विड पेट्रोलियम गैस से चलने वाली जो बसें हैं वो कहाँ है भैया? तो केरल में, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ये अब सड़क मार्ग के बारे में दे रहा है। तो सड़क मार्ग देखा जाएगा तो इसकी स्थापना जो हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में डलहौजी द्वारा किया गया था। मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर चला था। मील के हिसाब से देखा जाएगा तो 21 मील चला था। इसकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। उस समय रेलवे जो मंत्री था प्रथम रेल मंत्री जो था जॉन मथाई था। तो क्वेश्चन पूछता है रेलवे में तो बहुत ज़्यादा पूछता है, प्रथम रेल मंत्री कौन था? तो जॉन मथाई, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से सबसे अधिक राजस्व जो होता है रेलवे में अगर किससे आता है तो मालगाड़ी से सबसे ज़्यादा आता है। और रेलवे जो है वर्तमान में 17 गो रेलवे जोन है, जो कि अंतिम रेलवे जोन है कोलकाता मेट्रो है। प्रथम गाड़ी यात्री जो है, पहली जो गाड़ी यात्री, सवारी गाड़ी यात्री जो था, ये मतलब आदमी को ले जाने वाला, ठीक है, वो 15 अगस्त 1854 ईस्वी में 24 मील की दूरी पर चलाया गया, जो हावड़ा से हुगली तक चला। तो जो मुंबई टू थाने जो ट्रेन चला था ना, वो तो सामान ढो के लेके जाने वाला ट्रेन चला था, डलहौजी बनवाया था। उसके बाद 1854 में पहली बार जो आदमी को ढोने वाला ट्रेन बना, यात्री वाला ट्रेन बना, वो हावड़ा से हुगली तक चला, 24 किलोमीटर 24 माइल की दूरी चला। ठीक है, 15 अगस्त 1854 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा नियोक्ता जो है सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेलवे है, नियोक्ता संगठन। तिरुवनंतपुरम ट्रेन जो है वो गतिमान एक्सप्रेस है, जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, याद रखिएगा, गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, उसके बाद रेलवे फेयरी क्वीन देखेंगे तो विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन है। तो विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नोट किया गया। तो याद रखिएगा, रेलवे फेयरी क्वीन जो है ये विश्व का सबसे पुराना जो रेल इंजन है जो अभी भी चालू है। सबसे लंबी दूरी की जो ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक पहुँचती है, 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म देखा जाएगा तो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है, जो लगभग 1.25 किलोमीटर यानी 1380 मीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, 2013 की रिपोर्ट के हिसाब से। रेलवे गेज देखेंगे तो 3 भागों में बटा हुआ है। देखो, बड़ी लाइन होती है, उसमें मीटर लाइन होती है, छोटी लाइन होती है, और ये सब आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। बड़ी लाइन जो है 1.676 ये जरूरी होती है, इसकी लंबाई होती है। मीटर गेज इतना में से दिख रहा है 1 मीटर की होगी, और छोटी लाइन जो होता है ये भी जरूरी है, 0.6 से 0.762 और कहीं कहीं 0.610 मीटर की होती है छोटी लाइन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे जी यहाँ देखेंगे तो विवेक एक्सप्रेस के बाद में दिया है गतिमान एक्सप्रेस जो है प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो गतिमान जो है प्रथम सेमी हाई स्पीड वाला ट्रेन है। गतिमान एक्सप्रेस नई दिल्ली से आगरा तक चलता है। यहाँ देखेंगे तो ये गतिमान एक्सप्रेस जो होता है वो ये ट्रेन जो होती है सप्ताह में 6 दिन चलता है। शुक्रवार का जो दिन होता है ये ताजमहल जो होता है बंद होने के कारण ट्रेन का संचालन नहीं होता है। अब इससे क्या हुआ, ट्रेन के संचालन चले ना चले ये काम, एक क्या चीज़ आप लोगों को मिल गया कि जो ताजमहल जो होता है वो किस दिन बंद रहता है, तो शुक्रवार का दिन जो होता है ये बंद होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस तारीख को या किस तारीख तो नहीं पूछेगा, किस दिन को ताजमहल को बंद रखा जाता है। ठीक है, तो जुम्मे के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे जी
यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, देश की पहली सोलर पावर लोकल ट्रेन जो चलाई गई थी वो दिल्ली के सफरगंज से सफरगंज रेलवे स्टेशन पर चलाई, मतलब ये चलाया गया। देश की पहली सोलर पावर लोकल ट्रेन कौन सी ट्रेन थी? तो दिल्ली के सफरगंज रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन और बैटरी बैकअप सुविधा वाली देश की पहली डीजल मल्टीपल यूनिट ट्रेनों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, तो किस साइड में चलाया गया? दिल्ली के सफरगंज रेलवे स्टेशन के पास में, सोलर सेल से चलाने वाले। ठीक है, देश का पहला ऑल वुमेन स्टेशन रेलवे स्टेशन, मतलब कि पूरी तरह से महिलाओं के अंडर में वो रेलवे स्टेशन था। कौन सा? तो गांधीनगर का। ठीक है, कौन से? गांधीनगर का। 19 फरवरी 2018 ईस्वी में जयपुर 18 को जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जयपुर का जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है केवल महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं ही द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना जो सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए, आगे देखते हैं, इस साइड में आते हैं। अब यहाँ रेलवे की यही वाला फिर दोबारा आ गया। ठीक है, आगे जी। अब यहाँ देखेंगे तो ये चीज़ें भी जानना जरूरी है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। पहिया निर्माण कारखाना जो है वो छपरा में है, पहिया निर्माण। रेल इंजन का कारखाना जो मधेपुरा बिहार में, और रेल इंजन कारखाना ही दूसरा मसौड़ा जो है वो भी बिहार में है। ठीक है, याद रखिएगा तीनों को, कम से कम तीनों तो जरूरी है याद रखने के लिए। ठीक है, आगे जी। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कोंकण जो रेलवे है वो महाराष्ट्र के कोंकण जो तट है उसके आसपास में चलाई जाती है। इसकी स्थापना जो सिर्फ याद रखिएगा 1998 में इसकी स्थापना हुई थी कोंकण रेलवे का। ठीक है, आगे जी। और इसमें जो भी चीज़ें दी गई है आपको अगर पढ़ना होगा कि डिटेल से नहीं, मुझे डिटेल से पढ़ना है तो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा, वहाँ से जाकर कनेक्ट हो जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। और वो उसमें 300 समथिंग बच्चे होंगे, अभी न्यू टेलीग्राम है, अभी 10 दिन पहले ही बनाया हूँ, तो वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। 350 के आसपास में उसमें अभी जुड़े होंगे, तो उसमें मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, भारत का प्रथम ग्रीन रेल कॉरिडोर जो है वो कौन सी है? तो तमिलनाडु में। ये सिर्फ इतना जानना है कि भारत का प्रथम ग्रीन रेल कॉरिडोर है वो किस क्षेत्र में? तो तमिलनाडु में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यहाँ लिखा है ज्ञानोदय एक्सप्रेस जो है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को पूर्वोत्तर राज्यों में घुमाने के लिए चलाया जाता है, तो वो ट्रेन को क्या बोला गया? ज्ञानोदय एक्सप्रेस बोला गया। ठीक है, यहाँ लिखा है दूध नोई मोदी पथार रेल है ना, मेंदी मतलब मेंदी पथार रेल सेवा। ठीक है, तो मेघालय में चलने वाली पहली रेल सेवा है। तो मेघालय में चलने वाली पहली रेल सेवा जो है कौन सी? ना, दुग्ध नोई मेंदी पथार रेल सेवा। तो मेंदी पथार रेल सेवा जो है कहाँ चलाई गया? तो मेघालय में चलाई गई, क्योंकि इससे पहले मेघालय में रेलवे लाइन नहीं चलाई जाती थी। ठीक है, आगे जी। यहाँ देखेंगे तो लिखा है कोलकाता मेट्रो रेल का देखा जाएगा तो ये 1972 ईस्वी में इसको मतलब शुरू किया गया ये योजना को, और 75 में ये लागू हो गया। ठीक है, और ये हावड़ा कोलकाता को जोड़ने वाली अंडर वाटर मेट्रो रेल है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अंडर वाटर मेट्रो लाइन जो है कहाँ चलाया जाता है? तो याद रखिएगा हावड़ा से कोलकाता को जोड़ने वाली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का निर्माण किया जा रहा है, नहीं मतलब किया जा रहा है, उस समय की बात कर रहा है, अभी तक हो चुका है। जो मेट्रो को भारतीय रेलवे का 17वां जून बनाया गया। ठीक है, अब जी यहाँ पर दिल्ली मेट्रो को देखेंगे तो ये जापान और कोरिया के सहयोग से बनाया गया था दिल्ली मेट्रो, याद रखिएगा। आगे जी, सबसे पहले रेल सेवा जो है वो 25 दिसंबर 2002 को जो दिल्ली वाली मेट्रो है उस मतलब लोगों के लिए खोला गया था, ये चलाया गया था। ठीक है, दिल्ली मेट्रो देखेंगे तो विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो, याद रखिएगा दिल्ली मेट्रो को विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो कहा जाता है। इसको हरित प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है। तो दुनिया की सबसे पहली जो ग्रीन मेट्रो की प्रणाली है कौन सी है? तो दिल्ली के, याद रखिएगा। इस साइड में देखेंगे तो बेंगलुरु मेट्रो देखेगा तो बेंगलुरु मेट्रो को नम्पा मेट्रो भी के नाम से जाना जाता है। नम्पा का अर्थ होता है कि हमारी मेट्रो। ठीक है, तो हमारी मेट्रो कौन कहता है? तो बेंगलुरु वाला कहता है नम्पा मेट्रो। ठीक है, हमारी मेट्रो। इस साइड में प्रथम जल मेट्रो परियोजना जो है ये जल मेट्रो परियोजना देखेंगे तो केरल में प्रारंभ की गई कोच्चि जल मेट्रो परियोजना। तो प्रथम जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? याद रखिएगा केरल में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे जी। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है यूनेस्को की सूची में 4 जो रेल मार्गों को विश्व विरासत के रूप में शामिल किया गया। पहला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसका उपनाम है ट्राय रेलवे। ठीक है, ट्राय ट्रेन मतलब ट्राय ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की तक 88 किलोमीटर की लंबी घूम स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। तो घूम स्टेशन जो है जो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर इसको चलाया जा रहा है। वर्ष 1999 में इसको शामिल किया गया। ठीक है, आगे आते हैं यूनेस्को द्वारा
आगे आ जाते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये विक्टोरिया टर्मिनल, हाँ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वर्ष 2004 में विश्व धरोहर में इसको भी शामिल किया गया। पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल, बाद में बोरीबंदर स्टेशन और अब इसका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम रख दिया गया। ठीक है, विक्टोरिया के शासनकाल में इसको स्वर्ण जयंती के अवसर पर इसे विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से दिया गया था। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे देखेंगे तो इसका उपनाम है ब्लू माउंटेन ट्रेन। ठीक है, इसका निर्माण जो है सर्वप्रथम का प्रयास स्वीडन के आविष्कारक रीगन बैंक द्वारा किया गया था 1882 ईस्वी में। या कालका शिमला स्टेशन जो इसका नाम जो है क्या है, तो ट्रॉय ट्रेन। ठीक है, आ गया जी। इस साइड देखेंगे तो लिखा हुआ है पैलेस ऑफ व्हील्स। तो पैलेस ऑफ व्हील्स जो है ये जो भाप इंजन होता है यानी स्टीम इंजन होता है, उसे चलने वाली इस ट्रेन की जो ट्रेन जो है राजस्थान की यात्रा के लिए बनाया गया था। तो राजस्थान में चलने वाली जो ट्रेन है पैलेस ऑफ व्हील्स है। और ये रेलवे के जब खूब क्वेश्चन पूछता है या वन डे एग्जाम जो बिहार पुलिस वगैरह होता है उसमें खूब पूछता है क्वेश्चन कि पैलेस ऑफ व्हील्स जो है निम्न में किन स्थानों पर चलती है, तो राजस्थान में चलाई जाती थी। ये जो ट्रेन था वो स्टीम इंजन यानी भाप इंजन था, यानी कोयले द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, आगे चलिए। अब फेरी क्वीन का देखेंगे। फेरी क्वीन जो है ये विश्व की सबसे पुराना 1885 ईस्वी में बना भाप इंजन द्वारा ये भी ट्रेन है। इसका नाम जो है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया। ठीक है, जो कि आज भी ये काम कर रहा था। फेरी क्वीन जो है दुनिया की पुरानी ट्रेनों में से एक है ना। और ये जो भाप इंजन वाला ट्रेन है जो आज भी काम कर रहा है, चल रहा है, आज भी जीत रूप में, इसीलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दिया गया। डेक्कन ओडिसी देखेंगे तो ये महाराष्ट्र गोवा तक जाने वाली जो ट्रेन है, तो महाराष्ट्र से गोवा तक जाने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है डेक्कन ओडिसी। और ये आधुनिक जीवन शैली से सुविधाएं से लैस है। ठीक है, डेक्कन ओडिसी। गोल्डन चैरियट देखेंगे तो गोल्डन चैरियट देखेगा तो ये हम्पी विठप्पल मंदिर से बने स्टोन चैरियट के नाम से रखा गया। तो चैरियट मतलब होता है स्टोन चैरियट, रथ के नाम पर रखा गया। ठीक है, ये चिनाब नदी पर विश्व का सबसे लंबा रेल पुल जो है, तो क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे लंबा रेल पुल जो है वो किस नदी पर बना हुआ था, चिनाब नदी पर बना हुआ। ठीक है, जम्मू कश्मीर साइड में जो चिनाब नदी है। आ गया जी, इस साइड देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है मेधा भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी निर्मित लोकल ट्रेन है। तो भारत की सबसे जो पहली जो है स्वदेशी रेल ट्रेन कौन सी थी, तो याद रखिएगा स्वदेशी रेल ट्रेन थी, उसका नाम था मेधा। ठीक है, आगे जी। हल्दिया से इलाहाबाद जो है वो जल मार्ग कब आ गया, तो जल मार्ग जो है जल मार्ग नंबर 1 जो हल्दिया टू इलाहाबाद है, याद रखिएगा। ठीक है, हल्दिया टू इलाहाबाद जाइएगा तो कौन सा हो जाएगा, जल मार्ग नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे जी। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है बर्मिंघम शहर जो है, बर्मिंघम शहर भारत की सबसे लंबी नौकागम्य शहर है। यहाँ प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ ना वल्लम कल्ली जो है पश्च जल में आयोजित किया जाता है, यानी जल के जो पीछे वाला भाग में है वहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये बर्मिंघम शहर है। ठीक है, केरल के साइड में। ठीक है, तो केरल में जो बर्मिंघम नहर है, सॉरी शहर बोल रहा हूँ, बर्मिंघम जो नहर है उस नहर में भारत की सबसे लंबी नौकागम में नहर है। ठीक है, तो नौकागम यानी नौका चलाने वाला ये सबसे बड़ी नहरों में से एक है, जो कि कहाँ है, तो केरल के बर्मिंघम नहर में। ठीक है, और यहाँ पर नौका दौड़ किया जाता है केरल में। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक था, जिसको वहाँ पर आप लोग देखें तो याद रखिएगा इसकी अगर स्थापना देखा जाएगा, ये इसकी किलोमीटर देखा जाएगा तो 1620 किलोमीटर है, तो याद रखिए इसकी। और इसका जो शुरुआत जिसे अक्टूबर 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया जो इलाहाबाद से हल्दिया यानी हल्दिया से इलाहाबाद तक था। ठीक है, हल्दिया जो पश्चिम बंगाल वाला साइड में है। ठीक है, तो वहाँ से हल्दिया टू इलाहाबाद तक पहुँचेंगे जो गंगा नदी के अंदर आएंगे, तो उसको बोलते हैं आंतरिक जलीय मार्ग। तो आंतरिक जलीय मार्ग एक है। ठीक है, जो 1620 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचता है। आगे जी, तो इसको याद रखिए जलमार्ग नंबर 1। फरक्का में गंगा नदी पर 25 मीटर की बांध बनाई गई है। जो फरक्का है वहाँ पर गंगा नदी में क्या बनाई गई, 25 मीटर ऊंची जो है बांध बनाई गई है। अब राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 2 को देखेंगे तो ये जलमार्ग 2 जो है ये सदिया यानी असम के धुबरी तक चलिए, तो सदिया टू धुबरी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। ठीक है, जो 891 किलोमीटर की दूरी तय करता है, सदिया टू धुबरी। अब राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 देखेंगे तो 205 किलोमीटर है, जो कि केरल टू केरल गया है, लेकिन वो कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक, कोट्टापुरम से कोल्लम तक राष्ट्रीय जल मार्ग जो है 3 है। ठीक है, जल मार्ग 3 जो कहाँ से कहाँ तक हो गया, कोट्टापुरम से केरल तक हो गया। ठीक है, आ गया जी।
अब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या देखेंगे, ये जो 4 है, इस ये जो देखेंगे ये है ना सेलिंगनापुर से कलपक्कम तक, ठीक है। तो बरगिंगम शहर तक, वही केरल के ही बरगिंगम शहर तक। तो सेलिंगनालूर से कलपक्कम तक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है, ठीक है। देखिए देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, बार बार बोलते रहा हूँ, राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, 4 है। तो इसको चारों को एक जगह इकट्ठा करके इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जो देखेंगे तो मगलीगढ़ी से पारादीप के बीच में है। आगे जी, अब यहाँ देखेंगे देश की पहली अंडर रिवर टनल जो है, भारत की पहली अंतरजलीय मेट्रो रेल सुरंग हाल ही में कोलकाता के हुगली नदी के नीचे तैयार की गई। और ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था कि जो अंडर रिवर टनल जो है वो कहाँ बनाया गया, तो कोलकाता के हुगली नदी के नीचे बनाई गई, जिसकी लंबाई जो है 520 किलोमीटर, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ बंदरगाह के बारे में समझेंगे। तो बड़े बंदरगाहों का देखरेख जो होता है केंद्र सरकार करता है, और छोटे बंदरगाह का देखरेख जो होता है वो दोनों करता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे संघ सूची, समवर्ती सूची और ये राज्य सूची पढ़ते हो। तो संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार का पावर रहता है, राज्य सूची में राज्य सरकार देखता है, और समवर्ती सूची में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो दोनों देख सकता है। तो छोटे जो बंदरगाह है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में, इसका नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा 4 अक्टूबर 2017 ईस्वी में। तो कांडला बंदरगाह कहाँ, गुजरात में, जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया। मुंबई एक बंदरगाह मुंबई में, उस बंदरगाह क्या नाम है, सालसेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा मुंबई यह देश का सबसे बड़ा वर्ष प्रयत्न खुला रहने वाला प्राकृतिक बंदरगाह का पतन है। तो मुंबई खुद एक बंदरगाह है जो दुनिया मतलब सालों भर खुला रहता है और सबसे बड़ा है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और ये प्राकृतिक कटान जो है ये किस द्वीप पर बना हुआ, तो सालसेट द्वीप पर बना हुआ, ठीक है। ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह देखिएगा आप लोगों को। नोआसुआ जो बंदरगाह है ये भी मुंबई में, इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया, ठीक है। नोआसुआ बंदरगाह। नीचे आएंगे तो देखेंगे तो मरमू गांव देखेंगे, तो ये गोवा की जुआरी नदी पर बनी गई जो एस्चुरी द्वारा बनती है। तो एस्चुरी द्वारा ये बंदरगाह का निर्माण हुआ है। कौन सा बंदरगाह, तो मरमू गांव बांध, ठीक है, मरमू गांव बंद, याद रखिएगा। जापान को ये यहाँ से लोहा को भेजा जाता है, ठीक है। तो लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है इस बंदरगाह से। तो क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था, निम्न में से किस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क के भेजा जाता है या निर्यात किया जाता है, तो कौन से बंदरगाह से, तो मरमू गोवा बंदरगाह से, ठीक है। अब न्यू मंगलोर जो है ये गोवा में है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे तो न्यू मंगलोर जो है, न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है यह है कोच्चि के मध्य कर्नाटक में स्थित है, याद रखिए, गोवा नहीं कोच्चि के, ठीक है। आगे जी मरमुगांव जो था, मरमुगांव इसको ये वाला ये जो है मरमुगांव, इसको याद रखिएगा, गोवा में है, ठीक है, गोवा की जुआरी नदी पर, ठीक है। जुआरी नदी द्वारा मतलब बना हुआ बंदरगाह है। और यहाँ देखिए कोची नदी में, यानी कोचीन साइड में, तो ये अरब सागर का रानी कहा जाता है। कोची बंदरगाह को क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी। और ये क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में खूब पूछता है कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो कोची बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। आ गया जी, इसको पूर्व का बेसिन भी कहते हैं। केरल के मालाबार तट के जो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, तो पूर्व का बेसिन भी कह सकते हैं। और जो केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप के पास स्थित है, ठीक है। आ गया जी, अब देखेंगे तूतीकोरिन बंदरगाह देखेंगे। तूतीकोरिन देखेंगे तो यह है पहली बात कि तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद इसका नाम जो बदल के क्या रख दिए गए, चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट रखा गया, ठीक है। आ गया जी, प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवहन सेवा तूतीकोरिन के कोलंबो के बीच में स्थित की गई है। तो याद रखिएगा, प्रथम जो देखा जाए तो स्वदेशी भारतीय नौ सेवा जो है तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच में प्रारंभ किया गया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, कोलंबो तक प्रारंभ किया गया। आ गया जी, मुंबई के बाद चेन्नई देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह आ गया। तो पहला जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, आप लोगों को दिख गया कि पहला जो बंदरगाह है कौन सा बंदरगाह है, तो पहला जो बंदरगाह है वो मुंबई है सबसे बड़ा, और दूसरा नंबर है चेन्नई, दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, इसको याद कर लीजिएगा। और इस तरह का जो दिया रहता है ना साइड में चार्ट वाला, इसी में से क्वेश्चन पूछ देता है उठा के, ठीक है। इसीलिए इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब इधर जी, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, और ये सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है, ये सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब पारादीप देखेंगे तो पारादीप है जो उड़ीसा में है, और जापान को ये क्या करता है, लोहा निर्यात करता है। तो पारादीप जो है उड़ीसा में है और ये जापान को लोहा निर्यात करते हैं। आगे आते हैं, यहाँ समझेंगे लोग। एन्नौर बंदरगाह देखेंगे तो ये तमिलनाडु में है, और ये सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह जो है कौन से, एन्नौर बंदरगाह है, ठीक है। और ये प्रथम पब्लिक कंपनी यानी कि मिनी रत्न बंदरगाह है, ठीक है, पब्लिक कंपनी होता है।
और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो इसका नाम जो है अब कामराज पोर्ट लिमिटेड बंदरगाह किया गया। इसका नाम बदल के कामराज पोर्ट लिमिटेड बंदरगाह कर, किसका नाम, एन्नौर बंदरगाह का, ठीक है, जो प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह है। अब पोर्ट ब्लेयर का देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में, तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ ऐसे ही नॉर्मली कि पोर्ट ब्लेयर जो है ये निम्न में से किस क्षेत्र में है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और ये जो है देश के सबसे बड़े बंदरगाहों का कुल संख्या अब तक 13 हो गई है। तो देश में देखा जाएगा तो कुल बंदरगाह जो है वो कितनी है, तो बड़े बड़े बंदरगाह 13 है, ठीक है। इस साइड में जी अब आइए वायु परिवहन देखेंगे। यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहिएगा। वायु परिवहन देखा जाएगा तो 1911 ईस्वी में इसका आरंभ किया गया था। पहली बार इलाहाबाद से नैनी तक चलाई गई थी। 10 किलोमीटर की दूरी उड़ान भरा हुआ था। और ये वायुयान जो होता है पहली बार डाक सेवा के लिए इसका उपयोग किया गया था, मतलब चिट्ठी वगैरह भेजने के लिए। तो 10 किलोमीटर की दूरी 1911 ईस्वी में पहली बार कहाँ, इलाहाबाद से नैनी, यानी प्रयागराज से नैनी पहली वायुयान का, ठीक है, वही चीज़ दिया गया। फिर यहाँ से भी अब यहाँ देखेंगे तो लिखा 1947 ईस्वी में 4 जो कंपनियाँ थी, इंडियन नेशनल एयरवेज, उसके बाद टाटा सन्स लिमिटेड था, और एयर सर्विसेज था, उसके बाद से डेक्कन एयरवेज था। ये 4 कंपनी थी। 51 में चारों कंपनियां जो है, ये जो भारतीय एयरवेज, हिमालयन एयरवेज, ये सारी कंपनियां जो है ये इस रूप से 51 में शामिल हुई। और उसके बाद से 53 में देखेंगे तो 2 वायुयान जो को क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि जो जितनी भी कंपनियां थी उसको सरकारी घोषित कर दिया गया, सरकार उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर हालांकि अभी जो है इसको प्राइवेट कर दिया गया, फिर से वापस बेच दिया गया है। उन्हीं से बचे गए जिनसे लिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब एयर इंडिया देखेंगे तो यहाँ देखेंगे इसी एयर इंडिया को बेच दिया गया। एयर इंडिया पहले सरकारी था ना, सरकार का मतलब अंडर में काम करता था। तो एयर इंडिया जो है ये किसका था, स्थापना किसने किया था, तो JRD टाटा ने वर्ष 1932 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस के रूप में इसको नामित किया था। बाद में इसके एयर इंडिया नाम रख दिया गया, ठीक है। 1953 में जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम जो है एयर इंडिया के नाम से जो राष्ट्रीयकरण इसका हो गया। और इसकी मुख्यालय जो है वो दिल्ली है। और वर्तमान समय में फिर से वापस टाटा जो है, टाटा कंपनी है, इसको ले ली। यहाँ देखेंगे पवन हंस जो कंपनी है ये हेलीकॉप्टर बनाता है, याद रखिएगा, बस हेलीकॉप्टर बनाता है पवन हंस कंपनी, क्योंकि ये 10वीं क्लास में किताब में दिया हुआ था, इसीलिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो जो बुक में दिया हुआ ना NCERT में चाहे SCERT में, उसको जानना तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, छोड़ा तो जा नहीं सकता, नेवर। इधर आ जाइए, यहाँ लिखा डाक सेवा। डाक सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो रेलवे की शुरुआत से ही डाक सेवा की शुरुआत हमारे यहाँ हो गई थी भारत में। मतलब 1837 ईस्वी में पहली देखेंगे तो भारत में डाक प्रणाली का प्रारंभ 1837 में हुआ था पहली बार, ठीक है, पहली बार 1837 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 1935 ईस्वी में इंडियन नेशनल पोस्टल ऑर्डर हुआ। और 1972 ईस्वी में पिन कोड, वर्ष 1986 में इसमें स्पीड पोस्ट सेवा, और 2004 में ई पोस्ट सेवा हुआ था। तो ये चीज़ें जरूरी है, इसको एक बार फिर दोबारा देखिए। 1837 में पहली बार डाक सेवा, 35 में इंडियन पोस्टल ऑर्डर आया, 72 में पिन कोड बन गया, जो पिन कोड आपके एरिया का अलग अलग होगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि 8001 होगा या 80 जो कि बिहार का रहता है 8 से शुरू। तो 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू हो गई, और 2004 में जो ई पोस्ट होता है उसकी सेवा शुरू हो गई। वर्तमान भारत जो है पूरी विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पोस्ट वाला नेटवर्क जो है हम लोग, मतलब डाकिया वाला नेटवर्क सबसे दुनिया में सबसे हम लोग आगे हैं लोग, ठीक है। BSNL देखेंगे तो BSNL जो है इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी, याद रखिएगा। और ये मिनी रत्न कंपनी, ये भी सरकारी कंपनी है, ठीक है, BSNL। विदेशी संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL जो है इसकी स्थापना 1986 में हुआ था, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। आ गया जी। इस साइड देखिएगा तो लिखा हुआ रेडियो की। रेडियो देखा जाएगा तो 1923 ईस्वी में इसका पहले नाम था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1930 ईस्वी में इंडियन जो स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो है ISBS की स्थापना की गई। तो IBS की स्थापना की गई कब की गई, 1930 ईस्वी में। 2 वर्षों के बाद इसमें जो BBC इसके साथ जुड़ा, जो BBC न्यूज़ है, इसको आप लोग जानते हैं, प्रसारण प्रारंभ किया। और 1937 में ISBC का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया था, यानी कि जो ISBS जो था उसको नाम रख के AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया, ठीक है। 1957 ईस्वी में इसका नाम जो है, इसका फिर 1957 आज़ादी के बाद इसका आकाशवाणी नाम दिया गया, ठीक है। अभी जो है AI यानी कि ऑल इंडिया जो रेडियो हो 35 भाषाओं से समाचार बुलेटिन वगैरह यह कार्यक्रम प्रसारण करता है, ठीक है। 1995 में AIR के द्वारा निजी क्षेत्र में FM स्टेशन की स्थापना की गई, यानी FM जो होता है, जो FM फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसकी स्थापना की गई। टेलीविजन का देखेंगे तो टेलीविजन का देखा जाए तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी को दिल्ली में पहुंचा टेलीविजन, ठीक है। 65 में ऑल इंडिया रेडियो के एक भाग के रूप में दूरदर्शन द्वारा टेलीविजन दैनिक प्रसारण किया गया। तो दूरदर्शन का प्रसारण जो है 65 में किया गया, 1965 में। आ गया जी। DTH के देखेंगे तो डायरेक्ट टू होम सर्विस, जो आप लोग जानते हैं डायरेक्ट टू होम जो होता है, तो ये फ्री में चलता है। आप लोग डिश आप लोग देखे होंगे, जो डिश लगता है, डिश TV,
जाके चैनल वगैरह पकड़ने के लिए टीवी में, तो D2 जो D2S जो आया था वो फ्री में चला था, अभी भी है। प्रसार भारती देखेंगे, प्रसार भारती तो 16 सितंबर 2004 को डायरेक्ट टू होम, तो इसकी स्थापना हो रही है 16 सितंबर 2004 को, तो 16 दिसंबर को, ठीक है। आ गया जी, इस साइड देखेंगे तो फाइनली हम लोग हो गया कंप्लीट। तो यहाँ तक ये चीज़ों को आप लोग पढ़ लिए लो, इसको देख लीजिएगा। निःशुल्क जो है, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कैसा रहा क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग जो है कल जो बिहार का इतिहास कोशिश करूँगा कि उसको अपलोड कर दूँ, और संपूर्ण जो भारत का इतिहास जो है वो 15 तारीख से अपलोड करूँगा। उसके बाद से 16 को उसी तरह नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट रहेगा। और जब भी कोई वीडियो को अपलोड करने वाला रहूँगा शाम में, तो सुबह में आप लोगों को थंबनेल, ये क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कम्युनिटी पोस्ट जो आता है कि कौन सा आज जो है रात में वीडियो अपलोड होने वाला है, उसके बारे में पहले ही अपडेट कर दूंगा। यानी कि कल अगर बिहार इतिहास के बारे में, संपूर्ण बिहार इतिहास के बारे में अगर डालने वाला रहूँगा, आज चीज़ें जो अरेंज हो जाएगी, ठीक है, उस चीज़ों को मैं अपना क्लियर कर लूँगा, नोट्स को बना लूँगा। तो सुबह में मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगा कि रात में 8 बजे उसको डाला जाएगा। आप सभी उसको देख लीजिए, जब भी डालना होगा 6 बजे 7 बजे जब भी टाइमिंग होगा, तो उसको मैं सुबह में ही पोस्ट कर दूंगा। आप वहाँ से देख लीजिएगा, और उसको जब भी क्लास को डाला जाएगा तो आप उसको देख लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।